आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा ये लेक्चर आप सबको शेयर कर दें, क्योंकि आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी आपको बताऊंगा। मैं वैसे इनकी किताब पढ़ चुका हूं, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, लेकिन ली कुआन यू जो मेरे वन ऑफ द आइडल्स हैं और वन ऑफ द आइडल हैं और हर इंसान के वो होने चाहिए मोटिवेशन इंस्पिरेशन, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता? भारत के पास तो सब कुछ है, विल पावर की कमी है। मुझे आज कोई ऐसा नेता नहीं दिखता, ये सच है, बट मुझे आज कोई ऐसा नेता नहीं दिखता जैसा जिसका ऐसा विजन हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे ये, लेकिन आप बोलेंगे सर सिंगापुर तो वैसे भी बहुत छोटा है, क्या फर्क पड़ता है? सिंगापुर की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। अरे मेरे भाई, भारत में भी भारत को आप पूरा क्यों देखते हो? भारत को पूरे एज अ यूनिट मत देखो, मतलब एज अ होल मत देखो, भारत को एज अ यूनिट देखो ना। एक पर्टिकुलर एरिया की, जितना बड़ा सिंगापुर उतना बड़ा दिल्ली है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन भी इतनी जितनी सिंगापुर की है। तो प्रॉब्लम क्या है? आप दिल्ली को बदल सकते हो, आप मुंबई को बदल सकते हो, कर सकते हो ना। हर इंसान, हर एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। कुछ शहरों में हो रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हुआ, इंदौर पहला आया, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, हमारे लखनऊ ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बहुत कमी है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिविक सेंस की कमी है हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है, हमारे अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको, जिस पे हमको काम करना पड़ेगा। अब हम एक एक करके उस पर जानेंगे और हम देखेंगे। देखिए, ये क्या है ना कि एक आईना है। मतलब हम सब चाहेंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, और हम सब चाहेंगे कि भारत सुपर पावर बने। पेपर पे सुपर पावर नहीं बने, रियलिटी में सुपर पावर बने। तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए हम बात करते हैं। एज अ पेट्रियट हम सब इस पर डिस्कस करेंगे, इसको और चर्चा करेंगे। अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो पूरी जड़ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 100 टेक्निक्स, हर दिन एक टेक्निक। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है वैसे। चैलेंज कूपन कोड यूज करें, आज आखिरी दिन है ऑफर का। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बहुत सारे बच्चों का, लोगों का एडिक्शन हमने छुड़ाया है। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो ली कुआन यू कौन है? बेसिकली ही इज दी फादर ऑफ सिंगापुर, ठीक है ना। प्रधानमंत्री 1959 से लेकर 1990। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, तो वो अपने मसीहों को भेजता है। तो सिंगापुर, आज सिंगापुर सबसे हर चीज में नंबर 1 है। नंबर 1 है सिंगापुर, नंबर 1। उसके एयरपोर्ट पे जाओगे तो लगेगा कहां आ गए, फॉल निकाल दिए भाई, झरने निकाल दिए एयरपोर्ट पे। आपको घुसते ही ऐसा लगेगा कि भाई ये तो अलग ही दुनिया है। इतना खूबसूरत और इतना टेक हब, इंडस्ट्रियल हब, सारी बड़ी कंपनी सिंगापुर की, थैंक्स टू ली कुआन यू। बट क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर की ज्योग्राफी ऐसी है, इतनी खतरनाक है सिंगापुर की ज्योग्राफी, कि चारों तरफ समुद्र है, ना ही कोई नदी है, कोई फर्टाइल जमीन नहीं। येट आज ये इतना डेवलप्ड है। तो ये बताता है कि कुछ भी हो सकता है। जापान को आप देखिए, जापान वर्ल्ड वॉर 2 में बर्बाद हो गया था, ठीक है, और उसके बाद जापान, अब आप बोलेंगे सर उसको मिलिट्री नहीं देखनी पड़ती, ऐसा नहीं है यार, बहाने मारना बंद करिए, हमको रियलिटी देखनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे देश है, और भारत के पास तो सारे रिसोर्सेज है, लेकिन हम डेवलप हुए ऐसा नहीं है। लेकिन वो डेवलपमेंट, आज भारत को पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देना चाहिए था। पूरी दुनिया यहां, भारत यहां, लेकिन क्या हुआ है? बिहार को देखिए आप, इतनी गंदी पॉलिटिक्स हुई है वहां पे, अभी भी हो रही है, कि बर्बाद हो चुका है बिहार पूरा। क्या करें? बोलेंगे सिविक सेंस नहीं। अरे तो सिविक सेंस कौन लेके आएगा? आप लेके आओगे ना सिविक सेंस। ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। आप स्ट्रिक्टनेस लगाओ ना। मैं देखता हूं यहां पे, जहां पे खाली रोड पड़ेगी वहां पे कूड़ा फेंक देंगे। एक बोर्ड लगाना है बस, आप कैमरे की नजर में, भरे कैमरा हो ना हो, कृपया कूड़ा यहां पे ना फेंकिए, कोई नहीं फेंकेगा। लेकिन नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत सिंगापुर है ये, छोटा सा सिंगापुर, राइट, और येट बहुत पावरफुल है। पूरी दुनिया जो है वो यहां पे आती है, इन्वेस्टमेंट हब। 1965 मलेशिया को बाहर, लात मार के बाहर निकाल दिया था। दंगे हो गए थे यहां पे। मलेशिया चाहता था, क्योंकि ब्रिटिश भी छोड़ के चले गए थे, कोई सपोर्ट नहीं था यहां पे। ठीक है, अमेरिका ने किया, क्योंकि अमेरिका की तरफ अलाइन हुआ, उनको पैसा मिला, बट पैसा हर देश को मिलता है। पाकिस्तान को देखिए आप, उसकी हालत बद से बदतर हो गई है इतनी। खैर, पाकिस्तान तो वैसे भी बर्बाद होने वाला है कुछ ही सालों में, आप देखेंगे, क्योंकि वहां पे कोई राष्ट्रवाद नहीं है, वो कोई वहां पे देश वेश के लिए नहीं सोचता है, क्योंकि पाकिस्तान की आइडेंटिटी गलत है, उसको बनाया ही गलत गया है। तो ये आप मान के चलिए कि वो बर्बाद होगा ही होगा। इसीलिए आप वहां पे देखते हैं कि कोई रिश्वत ले रहा है, कोई मैच फिक्सिंग कर रहा है, क्योंकि उनको देश से प्यार नहीं है। भारत को, जो भारतीय हैं उनको देश से प्यार है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पार्ट था और भारत में ही आके मिल जाएगा वो। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे देशों को पैसे मिलते रहते, पूरे अफ्रीका को पैसे मिलते रहते हैं, बट सिंगापुर को जो पैसे मिले, कमाल।
सिंगापुर ओवर क्राउडेड था, इतना ज्यादा, इतनी भीड़ थी, 2 करोड़ लोग, मतलब खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। आप वो हालत थी, लोग भीख मांगना जो है ना, वो नेशनल प्रोफेशन बन गया था। ऐसे मर रहे थे लोग, ऐसे, ऊपर से दंगे। और जीडीपी पर कैपिटा इतनी कम, जीडीपी पर कैपिटा होती क्या है, कुछ नहीं पता, नथिंग, कोई जॉब नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। उसके बाद वही बताते हैं कि आते हैं एक मसीहा 1965 में, ली कुआन यू, और प्रधानमंत्री थे ये, और उन्होंने बोला था फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, फेलियर वॉज नॉट एन ऑप्शन, हम फेल नहीं होंगे। उनकी बहुत शानदार कोट है कि मैं डिटर्मिन्ड हूं दैट सिंगापुर विल सर्वाइव। और ये खेल सर्वाइव का ही तो है, आपको रेलेवेंट रहना, आपको सर्वाइव करना है, ये खेल जीतने का नहीं है। ये सर्वाइव वही करेगा, वही बचा रहेगा जिसकी नीयत साफ है, जो लड़ेगा, जो बेईमान नहीं है, वही सर्वाइव करेगा। जो क्वालिटीज नेचर ने आपको दी है, अगर आप उस पर अड़िग रहे तो आप आगे बढ़ोगे। और यही किया ली कुआन यू ने। करप्शन था, बहुत करप्शन था, सब खत्म कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरीके से। आज जीडीपी की बात करें तो सबसे ज्यादा जीडीपी पूरी दुनिया में सिंगापुर की है। और ये इन्होंने बहुत जल्द भी 50-60 सालों में ही किया है। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने रातों रात इतना सब कुछ बना लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने करप्शन को पूरा खत्म कर दिया। इन्होंने ये देखा कि पुलिस, हमारे यहां क्या पुलिस रिफॉर्म आए हैं? नहीं आए। हम पुलिस की कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं समझते। पुलिस तो क्या है, लॉन्च पैड है, हर चीज में पुलिस को पकड़ो, प्रॉब्लम भी हो रही है। पुलिस, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पे डॉक्टर को पीट दिया, महिला डॉक्टर को पीट दिया, ये तो हम हैं भाई। पुलिस रिफॉर्म लेके आइए आप, पुलिस के लिए आप उनकी सैलरी बढ़ाइए, आप रिक्रूटमेंट निकालिए। कल लास्ट कब पुलिस की रिक्रूटमेंट आई थी, आप मुझे बताइए। पुलिस वाले कम है भारत में। जब आप पैसे देंगे उनको तो रिश्वत कम होगी। और स्ट्रिक्टनेस रखिए ना, एक पोर्टल बनाइए कि पुलिस के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आई तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। प्रॉपर ट्रेनिंग, एथिक्स की ट्रेनिंग दीजिए उनको, उनको बताइए कैसे काम होता है। अमेरिका की पुलिस भी काम करती है, हर जगह की पुलिस काम करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दायरे में रहकर काम करते हैं। और उसके बाद फिर पुलिस के ऊपर इतना भी भार नहीं। पुलिस वाले परेशान हो चुके हैं, इतना ज्यादा उनके ऊपर भार है, ना कोई दिवाली की छुट्टी, ना कुछ वर्क लोड। हम क्रिकेट में इतनी बात करें, जसप्रीत बुमराह, तो भैया वर्क लोड पुलिस का भी बैलेंस होना चाहिए। तो हर मिनिस्टर और हर मंत्री जी को इतना अच्छा पैसा मिलता था कि किसी ने करप्शन नहीं किया। खैर यहां पे तो हर मंत्री को बहुत अच्छा पैसा मिलता ही है, इसमें तो कोई बात है नहीं। भारत के 90% एमपीज और एमएलएस करोड़पति हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर करोड़पति है, लखपति है तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। पैसा और कॉमन सेंस जमीन आसमान का अंतर है। बट जो आपको रियलिटी जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना। करप्शन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्कूल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। ओके, सरकार एक कॉर्पोरेशन की तरह चली, एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन होता है कि सब खत्म, आप हमको पैसा देते हैं, आप टैक्स पेयर है। यहां तो एक मिडिल क्लास अगर पुलिस के पास जाएगा या कोई सरकारी विभाग में जाएगा, बल्कि उनकी सैलरी टैक्स पेयर से आ रही है, हम टैक्स दे रहे तो उनकी सैलरी आ रही है। ऐसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है कि क्या ही बताएं। और यही कोई नेता या कोई आ जाए तो दामाद बना दिया जाता है कि अरे आप बैठिए, आप सबसे पहले हैं। एफिशिएंट, डिसिप्लिन, अकाउंटेबल, कि बहुत ही एफिशिएंट, प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए गए, डिसिप्लिन किया गया। और सबसे बड़ी बात अकाउंटेबल। भारत में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसने किया, इसने किया, केस होगा 10-10 साल तक। अभी आपको पता है धर्म स्थल का केस, आपको पता है कितनी औरतों की लाशें मिली हैं, बट उसको इतने सालों से दबाया गया है। तो वही मैं बता रहा हूं कि चीजें बहुत ही गड़बड़ है। प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? जॉब्स। लोगों को आप जॉब दीजिए, आपसे खुश रहेंगे। लोगों को आप अच्छा रोजगार दीजिए, आपसे खुश रहेंगे। उन्होंने सिंगापुर को खोल दिया, पूरी दुनिया सिंगापुर में। आज भारत में कोई आना नहीं चाहता। भारत की छवि बहुत अच्छी है। मैं आपको बताता हूं कि जो भारत है पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई यूरोपियन या अमेरिकन भारत आए, बल्कि उल्टा हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। भारतीय जो है वो बाहर जा रहे हैं काम करने, ये उल्टा है। ऊपर से कुछ भारतीय तो ऐसे हैं जो जहां पे फॉरेन में जाके उल्टा सीधा कभी किसी को हरास करेंगे, कभी, और उनको बड़ा गर्व होता है, कभी वहां पे सुसु कर देंगे, कभी कुबड़ा फैला देंगे, ऐसा गमारता फैलाते कुछ, तो ऊपर से और बेइज्जती। अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था यात्री डॉक्टर का, वो बता रहा था कि मैं डेनमार्क गया तो डेनमार्क में मुझसे लेडी पूछती है कि तुम तो इंडिया से आए हो, वहां पे तो कीड़े मकोड़े होते हैं, जाओ अपना बैग झाड़ के लेके आओ। ये इमेज बन गई है हमारी, आप समझ रहे हो।
तो इसीलिए इन चीजों को ठीक करना जरूरी है। HP, शेल, जितने भी जायंट हैं वो सब सिंगापुर में आए। टैक्स इन्होंने कम किए। भारत में तो इतने टैक्स हैं, एक कंपनी सर्वाइव, भारत को स्टार्टअप चलाएगा बस। और यहां पे सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है सरकार को। अरे इस पे तो टैक्स जीरो करो। स्कूल पे क्यों, स्कूल पे टैक्स नहीं लगाएंगे? क्योंकि स्कूल पे क्यों नहीं टैक्स लगाएंगे? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करके लेते रहो। उन पे 1 रुपए टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि वो लूट रहे, लुटेरे हो गए, पायरेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। और यहां पे टैक्स किस पे लगाएंगे? स्टार्टअप्स पे लगाएंगे, कंपनीज में लगाएंगे जो रोजगार दे रहे हैं। ज्यादातर कंपनी बंद हो जाती, क्यों रहे भाई? सब चल शिफ्ट हो जाते दुबई, चलो वहां पे कोई टैक्स नहीं देना है, हर चीज पे तो टैक्स है। और उसके बाद अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या सर्विसेज की बात करें तो अंडा जीरो, कुछ नहीं। मिडिल क्लास मर रहा है। और यही मिडिल क्लास जो है ना, यही पूरी दुनिया को उठाए हुए, भारत को उठाए हुए, यही मेहनत करता है, यही इंजीनियर डॉक्टर बनता है और फिर चला जाता है बाहर। तो ये नहीं किया, ये ली कुआन यू ने नहीं किया। टैक्स एकदम कम कर दिया, बिल्कुल जीरो टैक्स उन्होंने कर दिया, लगभग खत्म, ताकि जो पैसा आए वो इकोनॉमी में आए, जो पैसा बचे वो इकोनॉमी में जाए। रेड टेपिज्म जीरो। अब भारत में तो रेड टेपिज्म, भैया बाबू से बात कर लो, IAS IPS इनसे बात कर लो, फाइल इधर से उधर होती रहती है। आप सिंगापुर जाएंगे, बस एक ही इंसान है, वही साइन करके दे देगा। रेड टेपिज्म है ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे ना कि ब्यूरोक्रेसी अगर नहीं होती तो मैं भारत को कहां से कहां पहुंचा देता। अब मैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, और अब जैसे अभी देखिए एक केस आया था, कौन MP थी, तो उनको कौन एडिशनल कमिश्नर गेट आउट। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहेगा। आपको रेड टेपिज्म कम करना पड़ेगा। एक IAS ऑफिसर थे, वो तो इसके चक्कर में हजारों करोड़ कमाए, हजारों करोड़ के ऊपर करप्शन केसेस लगे। तो बात यह है कि आपको अगर भारत को आगे ले जाना है तो इन चीजों पे, क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, एक बार इंसान जो है वो राष्ट्रवाद के लिए करेगा, बोलेगा कि हमारे देश को आगे ले जाने, लेकिन फिर वो बोलेगा कि भाई कैसे, जब यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, आगे नहीं ले जाने दे रहे, तो करें क्या? राइट, ये हिसाब किताब है। ऊपर से प्रेस की फ्रीडम दी। अब प्रेस की फ्रीडम भारत में भी है, ऐसा नहीं है, भारत में प्रेस की फ्रीडम है, लेकिन क्योंकि प्रेस का काम यही होता है कि वो सवाल जवाब करे। देखिए एक चीज आप समझिए, जैसे गोदी मीडिया कहते हैं या और भी मीडिया, पप्पू मीडिया कहते हैं, ऐसे बहुत सारे मीडिया का अपना बायसेस होता है। क्यों? क्योंकि मीडिया के पास और कोई चारा नहीं है। आप मीडिया को समझते नहीं है। मीडिया के पास एड्स आते हैं, और ये 90% एड्स जो है ना वो सरकार देती है, जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके हिसाब से उनको चलना ही पड़ेगा, वरना उनके पास पैसा नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? तो प्रेस फ्रीडम को लेकर अगर बात करते हैं या करप्शन को लेकर बात करते हैं तो उन्होंने इसको भी। उसके बाद सबसे बड़ी बात लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर। और जब देखता है, दूसरे देश देखते हैं कि यहां पे इतनी स्टेबिलिटी है, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, तो भाई जाहिर सी बात है ये चीज आगे बढ़ती है। सरकार ने जो वैल्यूज हैं, जो आम लोगों की वैल्यूज हैं, उसको ध्यान में रख के चीजें बनाई। इंडिविजुअल की ड्यूटी, सोसाइटी क्या है कि आप फोकस्ड नेशन, कि आप एक डिसिप्लिन है और आप डिसिप्लिन में रहिए, आप देश के लिए सोचिए, आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जो देश के खिलाफ जा रहा हो। हर एक इंसान देश का भागीदार है। क्या भारत में ऐसी कोई अपील सुनी है? जिस दिन सड़कें साफ हो जाएंगी, यूरोप में दोस्तों आपको पता है कि अगर आप कहीं फंस जाएंगे तो वहां के कुछ देशों ने अपने ही एक स्क्वाड बनाया हुआ है कि हम आपकी मदद करेंगे। आप समझ रहे हो? तो भारत में भी ये है, भारत इंसानियत में सबसे आगे है। ये बात बता दूं कि जो वैल्यूज है ना हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, बस उसका इंप्लीमेंटेशन हम नहीं करते। ठीक है, गंदगी फैलाने में हम बहुत आगे हैं। सिविक सेंस आप देख सकते हैं, बिहार जैसी ही ट्रेन घुसती है, घुस जाते हैं, भीड़ खत्म। मैं ब्लॉग्स देखता रहता हूं, इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ट्रेन और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स की बताते हैं कि भाई जैसे ही ट्रेन घुसी वहां पे बस आ गई भीड़ भाड़ शुरू। इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त बनाइए, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जो सस्टेनेबल हो, ना कि गुरुग्राम जैसा कि बारिश हुई तो डूब गए। IT, इतना बड़ा IT, बताइए क्या इज्जत रह जाएगी हमारी पूरी दुनिया में कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और ड्रेनेज सिस्टम बेकार। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि हमारे यहाँ है, बिल्कुल है, इससे काम हो सकता है। देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। आप देखेंगे सिंगापुर हो गया या जापान हो गया, वहां पे बहुत समय तक सरकारें रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो काम करके देते हैं। आप जब इतना अच्छा काम करके दोगे तो बस लोग आपको ही वोट देंगे। और सरकारी समझती नहीं है, उनको लगता है कि रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको लगता है कि कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कम्युनल उनको बहुत बड़ा मुद्दा, जातिवाद उनको मुद्दा ये है ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाते। आप बस लोगों के लिए अच्छा काम करिए। बीजेपी पावर में इसीलिए आती है कि आई क्योंकि वो अच्छा काम किया, कांग्रेस इसलिए किसी पर्टिकुलर जगह पे उसने अच्छा काम किया। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको वोट देंगे, बस
लोगों की जिंदगी पे क्या इफेक्ट आया है ये देखना है, बाकी चीजों का भूल जाइए, राइट। इंग्लिश उनकी नेशनल लैंग्वेज बनी, उनके अपने रीजंस थे। स्कूल, यूनिवर्सिटी, टेक इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो वो बाढ़ आई और सबसे यहां ब्रेन ड्रेन उन्होंने रोक दिया। जो सिंगापुर के सबसे टैलेंटेड लोग थे उनको रोका। 1960s में सबसे बड़े स्लम्स जो है आपको सिंगापुर में मिलेंगे। सबसे बड़े स्लम्स ज्यादातर ऐसी जगह पे रहते थे कि क्या ही बताएं। हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड उन्होंने लगाया और सबको हाउस दिया, सबको घर दिया। 80% सिंगापुर ने मॉडर्न क्लीन होम्स 1980 तक, मतलब लगभग हर एक इंसान के पास, और 2000 आते आते हर एक इंसान के पास, सिंगापुर जितने भी वहां पे लोग काम करते हैं ना उनके पास घर था। लैंग्वेज को वहां पे इज्जत दी। खैर भारत में भी है, अभी थोड़ा सा विवाद हो रहा है। स्किल्ड फाउंडेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि उनको पता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है हमारी इकोनॉमी, सिंगापुर आज से 20 साल आगे सोचता है। सिंगापुर अमेरिका तभी वो डेवलप्ड है, ठीक है, पीछे नहीं सोचता, वो आगे सोचते हैं। और विजनरी प्रोजेक्ट जैसे चांगी एयरपोर्ट 1981 में, डीप वाटर पोर्ट, एमआरटी नेटवर्क, ये सारी चीजें सिंगापुर ने बनाई ताकि उनको पता था कि आगे आने वाले समय में यही चीजें जो है वो बहुत कमाल का काम करेंगी, देश को आगे बढ़ाएंगी। उसके बाद डिसिप्लिन ओवर डेमोक्रेसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि डेमोक्रेसी से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं जहां पे डिसिप्लिन ना हो, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए। डिसेंट के लिए जीरो टॉलरेंस। फिर उसके बाद कई क्रिटिक्स ने बोला कि अथॉरिटेरियन है। जैसे यहां पे प्रेस सेंसरशिप की गई, ऐसा पूरी तरीके से प्रेस फ्रीडम नहीं दी गई, लेकिन इससे डेवलपमेंट हुआ। बोला कि ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जरूरी है कि हम सर्वाइव करें, अभी बाकी चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, राइट। ये चीज है। तो प्रैक्टिकल है, आइडियोलॉजी को पीछे रखा और प्रैक्टिकल चीजों पे बात की, जिसकी वजह से सिंगापुर आगे बढ़ा। और हम भारत के लिए भी यही सारी चीजें कर सकते हैं। हमको एक ऐसा लीडर चाहिए जो गजब के कानून बनाए, जो ऐसे कानून बनाए जो आज भारत को जरूरत है। और वो कानून पेपर पे नहीं हो, एनफोर्समेंट हो। लॉ एनफोर्समेंट हमारे यहां नहीं होता, राइट। तो ये चीज है। तो एक मिरेकल ली कुआन यू ने किया जो भारत भी कर सकता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सर्वाइवल